आज हम यहाँ मुलाकात पंखुड़ी जी से इसलिए करने आए क्योंकि इनकी जड़ें पहाड़ में। मैं पहाड़ से आती हूँ। मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से मेरा पैतृक जो गांव है वो अल्मोड़ा में पड़ता है। हम लोग जो पहाड़ से आए हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लंबे समय से हम लोग अपने स्थान से दूर हैं, अपने पहाड़ों से दूर हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें, उसे आगे बढ़ाएं। और मैं इस बात की बहुत बड़ी पक्षधर हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को संजोए रखना है। तो जो बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर है उनमें से कई लोग यहाँ के वोटर्स भी बन गए हैं, तो उन युवाओं के लिए आपका संदेश क्या है? आखिर वो आपको क्यों वोट दें? और मेरा लगातार प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे युवा हैं, क्योंकि बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं जीवन में, लेकिन सही उनको रास्ता या संसाधन नहीं मिलता। जैसा कि आज मैं अपना नामांकन करने गई थी तो मैं देख रही थी जितने भी पुरुष हैं सब पे मुकदमे थे, मैं अकेली थी जिस पे कोई मुकदमा नहीं था। तो मुझे लगता है कि राजनीति भी बेहतर बनेगी अगर महिलाएं आगे आएंगी, और महिलाओं को आगे आना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। प्रतिपक्ष संवाद की टीम लगातार उत्तराखंड पर ग्राउंड पर जाकर चुनावी कवरेज कर रही है और आपको ये बता रही है कि वहां के लोगों के मुद्दे क्या है, वहां के नेताओं की सोच क्या है, ये आपको हम बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज मामला कुछ अलग है। भले ही पहाड़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नोएडा में आज हमारे साथ मौजूद हैं पंखुड़ी पाठक। तो पहले पैम, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद। बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ मुलाकात पंखुड़ी जी से इसलिए करने आए क्योंकि इनकी जड़ें पहाड़ में हैं। इनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, नोएडा है। यहाँ से विधानसभा चुनाव वो लड़ रही हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर अपना दमखम दिखाने के लिए वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आज नामांकन भी दाखिल हो गया है, लेकिन उनकी जड़ें पहाड़ से हैं। तो आज हम पहले ये पूछने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ की महिलाओं की तस्वीर किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो मैम, पहला सवाल यही है कि आपकी कर्मभूमि नोएडा है, आपने पढ़ाई यहाँ से की, आपका बचपन यहाँ पर बीता, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर आपको हम देखते हैं कि आप अपनी पहाड़ की संस्कृति को भूलती नहीं है। आपकी जड़ें पहाड़ से जुड़ी हुई हैं। तो क्या कारण है कि यहाँ रहते हुए भी आप पहाड़ से इतना लगाव रखती हैं? आपका फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी। जैसा कि आपने बताया कि मैं पहाड़ से आती हूँ। मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से मेरा पैतृक जो गांव है वो अल्मोड़ा में पड़ता है, और लंबे समय से हम लोग दिल्ली एनसीआर में, हमारा पूरा परिवार, सभी रिश्तेदार सब लोग दिल्ली एनसीआर में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जो पहाड़ से आए हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लंबे समय से हम लोग अपने स्थान से दूर हैं, अपने पहाड़ों से दूर हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें, उसे आगे बढ़ाएं। और मैं इस बात की बहुत बड़ी पक्षधर हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को संजोए रखना है, और इसके चलते ही मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। जब भी अपनी संस्कृति, अपने पहाड़ के कल्चर की बात आती है तो मेरा प्रयास रहता है कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ खासकर हमारी या हमसे जो अगली पीढ़ी है उसमें जो नए लोग हैं, बहुत लोगों को हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। तो हमारे माध्यम से वो ज्ञान या वो जो एक एक्सपोजर है उन्हें मिलता रहे, उसका मेरा प्रयास रहता है। अब मैम, बहुत से लोग उत्तराखंड से यहाँ पलायन करके आए हैं। वहाँ रोजगार को लेकर अब तक लोग कहते हैं कि वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, और बहुत बड़ा हिस्सा जो पलायन कर कर यहाँ आ गया है, खासकर नोएडा की मैं बात करूँ क्योंकि नोएडा से आप इस बार चुनाव भी लड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से। तो जो बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर है उनमें से कई लोग यहाँ के वोटर्स भी बन गए हैं। तो उन युवाओं के लिए आपका संदेश क्या है? आखिर वो आपको क्यों वोट दें? क्योंकि यहाँ पर आप जानती हैं कि ऐसी नोएडा सिटी बन चुकी है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो जॉब्स के लिए इधर से उधर जाते हैं, या एक ऐसा हब बन गया है जहाँ पर पूरे देश से ही लोग आते हैं। तो उन युवाओं के लिए संदेश क्या है? देखिए, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर वो पलायन करके क्योंकि आते हैं इन क्षेत्रों में, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ज़मीन से आपको एक शुरुआत करनी पड़ती है, और ऐसे में तमाम तरह की चुनौतियां हमारे लोगों के सामने आती हैं। अगर मैं नोएडा की बात करूं, उत्तराखंड के लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं, और इस शहर के जो सबसे पहले निवासी थे, जब 70 और 80 के दशक में ये शहर बसाया गया था, तो सबसे ज़्यादा संख्या में उत्तराखंड के लोग यहाँ पर बसे थे, और आज तक उनकी पीढ़ियाँ जो लगातार संघर्ष कर रही है। मुझे लगता है कि ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी का और प्रियंका गांधी जी का कि हमारी संख्या देखते हुए मुझे ये मौका मिला कि अपने पहाड़ से दूर इस नोएडा शहर में मैं चुनाव लड़ सकूं। और मेरा लगातार प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे युवा हैं, क्योंकि बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं जीवन में, लेकिन सही उनको रास्ता या संसाधन नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि उनका प्रतिनिधि बन के मैं बेहतर उनके लिए कुछ कर पाऊंगी, और जो उनके मुद्दे हैं समय समय पर उन्हें उठा पाऊंगी। मैम, एक तस्वीर हमने पहाड़ में देखी है, वो तस्वीर महिलाओं की ऐसी है कि वो ब्लॉक प्रमुख बन जाती हैं या किसी चुनाव में लड़ती
रहती हैं, लेकिन वो चुनाव में लड़ तो जाती हैं, लेकिन उस सीट पर काबिज जिस पर वो जीतती हैं उनके घर का कोई पुरुष ही रहता है। सिर्फ नाम मात्र के लिए वो चुनाव लड़ती हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर हमें कुछ अलग नजर आ रही है। तो उस अलग तस्वीर को लेकर आप क्या सोचती हैं, और पहाड़ की महिलाओं के लिए जो वाकई पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहती हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं किसी न किसी कारण, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, ये जो स्थिति है ये लगभग मुझे लगता है पूरे ही उत्तर भारत में है कि महिलाओं का जो एक रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में कम है, और जहाँ पंचायत वगैरह में हम देखते भी हैं कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह जाती हैं, पुरुष आगे आ जाते हैं। तो मैं सभी अपनी बहनों से और ख़ासकर कि जो पहाड़ में हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैं ये मानती हूँ कि महिलाएँ बहुत अच्छा नेतृत्व समाज का कर सकती हैं, और जो असली चुनौतियाँ हैं उसका सामना आप लोग करते हैं। तो राजनीति को ये मत समझिए कि ये कुछ बहुत मुश्किल काम है या ये सिर्फ पुरुषों का काम है या ये बड़ा गलत काम है। जितना महिलाएं राजनीति में आएंगी मुझे लगता है राजनीति भी एक अच्छा और प्रोफेशन और एक अच्छा बदल के आएगी सामने। और जैसा कि आज मैं अपना नामांकन करने गई थी तो मैं देख रही थी जितने भी पुरुष हैं सब पे मुकदमे थे, मैं अकेली थी जिस पे कोई मुकदमा नहीं था। तो मुझे लगता है कि राजनीति भी बेहतर बनेगी अगर महिलाएं आगे आएंगी, और महिलाओं को आगे आना चाहिए और जो आधी आबादी है उसका नेतृत्व करना चाहिए। मैम, महिलाओं को हम देखते हैं, सब लोग कहते हैं कि उनके प्रति जो उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको कम किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बार बार हम कहते हैं। और इसी के साथ हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त किया जाए। लेकिन जब भी बात आती है महिलाओं को पॉलिटिकली आगे लाने की तो हर पार्टी कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींच लेती है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार ये साबित कर दिखाया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो ये जो कैंपेन है और इसके तहत आपको टिकट मिला है, इस कैंपेन का मकसद क्या है? क्योंकि आप जानती हैं उत्तर प्रदेश में लगातार जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से कोशिश रही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाए। जब हम लोगों की सरकार थी हमने प्रयास किया था विमेन रिजर्वेशन बिल लाने का, लेकिन बहुमत ना होने की वजह से बहुत सारे दलों ने इसका विरोध किया और हम उस बिल को नहीं ला पाए। उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी जी ने कमान संभाली, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक फ़ीमेल लीडरशिप होने का ये फ़ायदा होता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा और उन्होंने ये कहा कि मैं भागीदारी इस बार महिलाओं को देकर रहूँगी, चाहे हम उसको लीगली नहीं दे सकते लेकिन मैं पार्टी के स्तर पे दूंगी। और अभी उनसे जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने ये कहा कि मेरा ये प्रयास रहेगा जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने ये कदम उठाया, पूरे देश में हर प्रदेश में हम आगे चल के ये कदम उठाएं और उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल बन के उभरे बाकी प्रदेशों के लिए भी, बाकी दलों के लिए भी। और मुझे लगता है इस बार जब हमारी जो महिला प्रत्याशी हैं जब वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी तो कहीं ना कहीं बाकी दलों को भी ये बात समझ में आएगी, बाकी प्रदेशों में भी एक उदाहरण बनेगा कि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती। राजनीति में ऐसा नहीं है कि महिला लड़ेगी तो वो हार जाएगी या पीछे रह जाएगी। महिलाओं की जो ये शक्ति है उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार सब लोगों को वो देखने को मिलेगी। मैम, महिलाओं की शक्ति यहाँ कांग्रेस की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार इसकी कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा है सोशल मीडिया पर जो प्रत्याशी जिनका चयन किया गया है उनके बारे में कहीं ना कहीं उनके पास्ट के बारे में चीज़ें निकाल कर सोशल मीडिया पर उछाली जा रही हैं, उनके पहनावे को लेकर, उनकी बोलचाल को लेकर कि आखिर कांग्रेस ने कैसी कैसी महिलाओं को, मतलब इस शब्द का प्रयोग किया गया कि कांग्रेस ने कैसी कैसी महिलाओं को टिकट दिया है। तो ये मानसिकता जो है ये आखिर समाज से कब दूर होगी? और अगर आपका संदेश ही है इस लड़की हूं लड़ सकती कैंपेन के तहत कि लोगों की मानसिकता बदले, तो वो मानसिकता आपको लगता है कि इस कैंपेन के तहत और लड़कियों को या महिलाओं को आगे लाने के तहत आप वाकई इस मानसिकता में आने वाले कुछ सालों में बदलाव ला पाएंगी? देखिए, यही मानसिकता है जो हमें बदलनी है। महिलाओं को लेकर समाज के एक तबके में जो घृणा है या जब वो आगे बढ़ती हैं उससे जिस तरह का डर है वही डर हमें हटाना है, निकालना है। आज जो लोग मजाक बना रहे हैं, कल को जब वही महिला उनकी विधायक बनेगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी भी जो सोच है वो बदलेगी या उनको ये बात समझ में आएगी कि शायद जो हमने पहले जिस तरह की टिप्पणियाँ करी वो गलत थी। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है संदेश प्रियंका जी ने दिया। और सभी तबके की महिलाएं, आप देखेंगी हर तरह की महिलाएं अलग अलग प्रोफेशन से आती हैं, कोई एक्ट्रेस है, कोई मॉडल है और कोई पीड़िता है, कोई पीड़िता की माँ है, कोई ऐसी महिला है जिसके साथ अत्याचार हुआ है। तो हर तबके की महिला को यहाँ पे एक मौका मिला है आगे बढ़ने का। और
जब प्रियंका जी ने प्रतिनिधित्व देने की बात की थी, मुझे ध्यान है कई सारे लोगों का कहना था कि देखना इसमें जो सिर्फ राजनीतिक परिवार की महिलाएं हैं उनको मौका मिलेगा। लेकिन आज एक बहुत बड़ा एक उदाहरण उन्होंने सेट किया है, जब मेरे जैसे गैर राजनीतिक परिवार की महिला और ज़्यादातर जो हमारी महिलाएं हैं बड़ी ही जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील महिलाएं हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और वो जहाँ पर भी हैं अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से है। तो इन महिलाओं को आगे बढ़ने का जो एक जो चांस मिला है कांग्रेस पार्टी द्वारा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुरुषों की और खासकर के जो गलत सोच के जो लोग हैं उनकी भी मानसिकता धीरे धीरे बदलेगी और उसके लिए पहला कदम कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाया गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मैम इससे जो मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश है वाकई वो परिणाम भी लेकर आए। आपकी विधानसभा की बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल आपके लिए मुख्य मुकाबला यहाँ बीजेपी से है। क्या लगता है कि जो बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो काम नहीं कर पाए और कांग्रेस पार्टी अगर इस बार यहाँ से जीतती है तो उन मुद्दों को लेकर आपका सबसे पहला एजेंडा होगा कि उन्हीं मुद्दों पर काम किया जाए? सबसे पहली जो मुझे लगता है नाकामी जो हमारे जनप्रतिनिधि की, हमारे विधायक जी की है, वो ये है कि वो 5 साल इस क्षेत्र से गायब रहे। नोएडा बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत यहाँ की जनसंख्या और तमाम तरह की समस्याएं यहाँ के लोगों ने झेली हैं पिछले 5 साल में, लेकिन पूरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास यहाँ के विधायक का फ़ोन नंबर तक हो। उन तक पहुँचना बहुत एक बड़ा चैलेंज यहाँ की जनता के लिए रहा है। जो मुद्दे यहाँ 5 साल पहले थे, आज भी वो मुद्दे बने हुए हैं या फिर वो और ज़्यादा गहरे हो गए हैं। अगर उदाहरण के तौर पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें आज तक सही मुआवजा नहीं मिला है। आज भी यहाँ के जो लोग हैं उनका अपने मकानों पे मालिकाना हक नहीं है, उनके मकानों पे नंबर नहीं है, वो अपने मकान पे किसी तरह का लोन नहीं ले सकते, उसे खरीद बेच नहीं सकते हैं। वैसे ही जो हमारे शहरी क्षेत्र, जो हम ये ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पोजेशन नहीं मिला है। करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने के बाद उन्हें पोजेशन नहीं मिला। पोजेशन मिली है तो रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं और पूरे अपने जीवन की जमा पूंजी लगा के कोई व्यक्ति अपना एक मकान खरीदता है, लेकिन जब उसको रजिस्ट्री नहीं मिलती है, 5 साल मुझे लगता है बहुत बड़ा समय होता है, इस पर काम किया जा सकता था। वहीं यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी लोग क्योंकि आते हैं, बड़े क्षेत्र में वो लोग बसे हुए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं उन क्षेत्र में नहीं है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है। बड़ा क्षेत्र नोएडा में ऐसा है। तो तमाम ये चुनौतियां हैं हमारे यहाँ, क्योंकि कामकाज करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। लोगों को हर जगह जाने के लिए ओला या ऊबर करानी पड़ती है, महंगे ऑटो से जाना पड़ता है, कोई यहाँ पे बस का सिस्टम नहीं है। तो ये सब चुनौतियाँ हैं जो लोगों का जीवन मुश्किल बनाती हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पे लगातार कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, इन सभी तबकों की आवाज़ उठा रहे हैं और मैं इन लोगों के बीच हर आंदोलन में रही हूँ। मेरा मानना है कि मुझे मौका मिलेगा तो इन सभी समस्याओं का हम समाधान करवाएंगे। मैम, आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी में आप रही और काफ़ी वक्त वहाँ रहने के बाद ये भी सामने आया कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी दोनों ही आपके काम से काफ़ी प्रभावित रहे। उसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन की। अब कहीं ना कहीं भले ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी अभी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि बहुत कॉम्पिटिशन, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर ज़्यादा जीतती हुई नज़र आती है हमेशा, लेकिन कांग्रेस ओवरऑल समाजवादी पार्टी से इस बार कम्पीट कर रही है, बीजेपी से कम्पीट कर रही है। तो आपके लिए तो ये दोस्त बना दुश्मन वाली बात हो गई। तो उस चीज़ से कैसे आप निकल पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले एक पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करती थी, उसके बाद फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन की, अब कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करेंगी और समाजवादी पार्टी से ही कम्पीट करेंगी। देखिए, मेरे लिए ये एक बड़ी ही व्यक्तिगत लड़ाई है। जो नोएडा की लड़ाई है, ये किसी दल से लड़ाई नहीं है, ये नोएडा के लोगों की लड़ाई है। क्योंकि मैं इन सभी आंदोलन का हिस्सा रही हूँ, मैंने लोगों की पीड़ा देखी है। यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं, मेरे ऑफिस के पास एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा था भाजपा के द्वारा, जिसमें कि हम सभी लोगों की सेहत पे सीधा सीधा असर पड़ता, हमारी सुरक्षा पे असर पड़ता। बहुत हज़ारों करोड़ों का यहाँ पे एक डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा था। हम लोगों ने उसका विरोध किया, उसको हटवाया। तमाम यहाँ जो फ्लैट बायर्स, जो बिल्डर माफिया के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मैं आंदोलन का हिस्सा रही हूँ, उनकी आवाज़ उठाती रही हूँ। किसानों के आंदोलन का हम लोग हिस्सा रहे हैं। मेरे पति 10 दिन जेल रहकर आए किसान के आंदोलन में। तो तमाम हम इन मुद्दों से जुड़े हैं। मेरे लिए ये नोएडा की जनता की लड़ाई है, उनको उनके अधिकार और हक दिलाने की लड़ाई है। मेरे लिए इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से कि और यहाँ पे कौन से दल हैं, किसके खिलाफ लड़ना है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो नोएडा के लोग हैं, जो उन्हें उनका अधिकार
अधिकार मिलना चाहिए, मेरे माध्यम से उन्हें वो अपना अधिकार मिले। चलिए, धन्यवाद मैम अपना वक्त हमें देने के लिए। तो देखिए नोएडा में जो है पहाड़ की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि किस तरह से परिणाम आते हैं, क्या लड़की हूँ लड़ सकती कैंपेन के तहत पंखुड़ी पाठक यहाँ की विधायक बन पाएंगी या फिर नहीं, ये तो यहाँ नोएडा की जनता ही तय करेगी, आने वाले चुनाव ही तय करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।